नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। बिहार संभावनाओं का प्रदेश। जाहिर है कि अगर इलेक्शन है तो प्रयोग होंगे, और अगर प्रयोग हो रहे हैं और नए दल आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अगर एक नया दल जिसका नाम मजलिस पार्टी है बिहार में, ओवैसी की मजलिस पार्टी, अगर वो आ जाती है, चुनाव लड़ने लग जाती, तो इससे नुकसान क्या है? आखिर क्या वजह है कि आरजेडी और तमाम जो महागठबंधन का कुनबा है वो तनाव में है? और क्या वजह है कि एनडीए के लोगों को सुकून है? एक ओवैसी के आ जाने से ऐसा क्या है? इस नाम में क्या है? असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद के सांसद हैं, बिहार पहुंचने वाले हैं सुकेश, और चर्चा इतनी जबरदस्त कि ओवैसी आ गए। क्या हो गया बिहार की राजनीति को? मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूं। ये चर्चा पहली बार नहीं हो रही है संजीव। ओवैसी एक ऐसे फिगर हैं जो मोटे तौर पे अपने मतदाता, मुस्लिम मतदाता खास तौर पे, उनको सीधा सीधा अपील करते हैं। ही इज अ वेरी ग्रेट ओरेटर, सीधा संवाद स्थापित करते हैं, ये उनकी खूबी है। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा पहले चलते हैं। ये 2015 में भी हुआ। बिहार के सीमांचल इलाके को उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाई। ये वो सीमांचल इलाका है जहां 2014 के मोदी वेव में भी यूपीए ने सीटें जीती थी। तो बहुत दिन से उस इलाके पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारी जो विधानसभा की सीटें हैं, एक दो तो लोकसभा की सीटें जिसमें मुस्लिम बाहुल्य जिन सीटों पे है, और वहां से वो अपना इनरोड बिहार में बनाना चाहते हैं। पिछली बार भी गए थे, लेकिन पिछली बार लालू यादव और आरजेडी का गठबंधन था। मुझे अच्छे से याद है, मेरी नीतीश कुमार से बात हुई थी, और जहां तक मुझे याद है आखिरी फेज में वो चुनाव था, और नीतीश कुमार ने उस इलाके में ही अड्डा लगा दिया था अपना। वो बैठ गए थे वहां। उन्हें मालूम था कि यहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है, यहां कुछ बिखराव हो सकता है। लेकिन वो कॉम्बिनेशन बहुत ही फर्म कॉम्बिनेशन था। लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने इनरोड बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जो कांग्रेस पार्टी जीती, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो योगदान तो नहीं कहूँगा, उसमें बहुत बड़ा रोल भी गलत शब्द होगा। इनफैक्ट उस चुनाव में किशनगंज सीट पे बहुत सारा मत, मुस्लिम मत, ओवैसी की पार्टी को पड़ा था। तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो अपनी इनरोड बना चुके हैं। वहाँ उनकी लोकल लीडरशिप भी, एस्टैब्लिश लीडरशिप है, जो पहले आरजेडी से में थे, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा इलाका है जिसको वो अपनी पॉलिटिकल लेबोरेटरी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये चाहत नई नहीं है उनकी। उनका तर्क बिल्कुल सही है कि आज तक तो हम नहीं लड़े, आज तक तो ऐसी किसी भी जगह पे हम नहीं लड़े थे, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा था उनको? जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सोचे कि मुस्लिमों का क्या हुआ है, मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या किया है। लंबी फेहरिस्त है वो, आपने ठीक कहा, आते हैदराबाद से हैं वो, तो तेलंगाना में उनका इन्फ्लुएंस समझ में आता है। लेकिन वो महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी इनरोड बनाई। वो मुंबई के अलग अलग पॉकेट्स में अपनी इनरोड बना चुके हैं। लोकल लेवल पे चुनाव वहां लड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो एक इनरोड वहां बनाई है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किया था, हाँ, पर वहां सक्सेसफुल नहीं हुए थे। सक्सेसफुल बिहार में भी नहीं हुए। लेकिन ये डर सताना लाजमी है, क्योंकि ये उनका प्रयास कंसिस्टेंट प्रयास है। इसको मैं एक लाइन सिर्फ जोड़ दूं, इसको बहुत पॉलिटिकल क्वार्टर्स में ये रंग भी दिया जाता है, और इसको इस तरीके से देखा जाता है कि वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिसके खिलाफ उनके पास तर्क बहुत ज्यादा है। वो तर्क बिल्कुल सही देते हैं, लेकिन उनकी सीधी बेनिफिशियरी उनके लड़ने से, जहां वो बहुत प्रोमिनेंट पार्टी नहीं है, तो बीजेपी को होता है। तो ये शक मुसलमानों में आपसे बात करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी आते हैं, ये आरोप तो उन पर लगता रहता है। आपने भी कवर किया है उन्हें, हमने भी कवर किया है, और बहुत सलीके से इस बात का वो जवाब देते हैं। वो जवाब क्या देते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन जानकारी के तौर पर आपको अभी ये बताना है कि 50 सीटें हैं इस बार, जिस पर टारगेट कर रही है मजलिस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन। ये पार्टी
इतना बड़ा नाम जो कि आमतौर पर बिहार में इस तरह से नहीं चलेगा, तो उसका नाम छोटा कर दिया गया। अब मजलिस पार्टी अब वहां उसे बुलाते हैं। किशनगंज का इलाका उनका मेन इलाका है, वहां बेस बना हुआ है और 50 सीटें, वो चाहे किशनगंज की हो, अररिया की हो, कटिहार की हो, पूर्णिया में हो, भागलपुर में हो, दरभंगा में हो, ये जो पूरब का क्षेत्र है इस पर वो फोकस कर रहे हैं। ये 50 वो सीटें आपकी जानकारी के लिए बताएं जिस पर अभी महागठबंधन 32 पर काबिज है। 32 पर महागठबंधन, जिसमें 1/3 सीटों पर आरजेडी काबिज है। तो जाहिर है महागठबंधन और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो हैं बिहार की, उन्हें परेशान जाहिर है होना चाहिए, हो भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, जी हां होगी, क्योंकि बार बार ये बात सुकेश भी कह रहे हैं, उन पर आरोप लगता है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि पूर्वांचल में अगर आप कह रहे हैं कि ये प्रयोग इस बार वो बड़े तरीके से कर रहे हैं, तो आरजेडी के लिए तो चिंता की बात है, कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंतित होना चाहिए। अगर आपके इनरोड्स एक खास वर्ग में हैं और वो आपके प्रति, क्यों एनडीए की पार्टीज को तो नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं महागठबंधन की बात आपने महागठबंधन के बारे में कहा कि वो लोग चिंतित हैं, तो उनको चिंतित होना चाहिए। दे हैव रीजंस टू बी वरीड कि अगर वो इनरोड बनाने में कामयाब होते हैं तो फौरी नुकसान तो हो ही सकता है। इसका एक लॉन्ग टर्म नुकसान ये है कि जिस वोट बैंक पे सीधी सीधी उनकी पकड़ थी, वो एमवाई कॉम्बिनेशन ही बना, तो यादव जाति से खुद वो आते हैं। तमाम जो बड़े क्षत्रप थे यादव कुल में जो पैदा हुए, जो यादवों की राजनीति करते थे, जो उनके एक क्षत्र नेता माने जाते थे, वो सब धराशायी हो गए लालू यादव के सामने। यादव के आज भी वो एक बड़े नेता हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों का जो करीब 16% 17% के आसपास बताया जाता है संख्या उनकी, और उस सीमांचल इलाके में तो बहुत अच्छा जो पॉकेट है उनका। आपने सीट्स का भी जिक्र किया कि चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो कटिहार हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, इन तमाम सीटों पे उनका असर, उनका दखल बहुत ज़्यादा है और वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये एक बड़ी सीधी सीधी लड़ाई, देखिए बिहार में सीधी लड़ाई की एक परंपरा हो गई है कि एक तरफ जेडीयू बीजेपी होगी या फिर जेडीयू और आरजेडी होगी पिछली बार की तरह, और दूसरी तरफ बीजेपी होगी, तो सीधी लड़ाई होती है। ऐसे में वोटर बड़ा टैक्टफुल होकर वोट करता है कि हमारा वोट खराब नहीं होना चाहिए। जो राहत की खबर इन दल के लिए हो सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, जो भी वहाँ से जिनके हिस्से में वो सीट जाती है, उनको ये शायद वो कन्विंस करने में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि अपना वोट अगर हमें आप दोगे तो हम सत्ता में आने वाले हैं। कोई 50 सीट पे चुनाव लड़के सत्ता में तो आता नहीं है, और बाद में वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, तो सीधे सीधे वोट हमें ट्रांसफ़र करिए, इनको ट्रांसफ़र करना। पहले तो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी कि हर बार की तरह ये इस बार आए हैं, 15 में भी आए थे, और ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी का एजेंट बनाकर उनको पेश करने की कोशिश होगी। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप ठीक से देखें तो एक बड़ा कंसिस्टेंट अप्रोच रहा है बिहार के, और ख़ासतौर पर उस इलाके पे ओवैसी का। वो पटना आए ना आए, लेकिन वो दूसरे रास्ते से कलकत्ता लैंड करके वो वहां जाते हैं, जाते आते रहते हैं, लगातार संपर्क में हैं। और ये एक जो हंगर, एक जो बिहार लैंड कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिया चले आइए और फिर उस इलाके में घूमने, आपको पटना आने की और दूसरे क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है। उस इलाके में उनका कंसंट्रेशन इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक लॉन्ग टर्म थ्रेट इन पार्टियों के लिए हो सकते हैं जो मुस्लिमों को अपनी बपौती समझते हैं कि ये हमें वोट करेंगे। तो इस बार तो बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई वहां होगी, और खासी चिंता होनी चाहिए ऐसे दलों को जो उनके वोट पे अपना एकाधिकार समझते हैं, उनका चिंतित होना लाजमी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई अगर सीधी हो जाती है, एक ऐसा मानस बनता है लोगों में कि अगर हम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को वोट नहीं कर रहे हैं तो हम एनडीए को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं, तो इसमें वोटर कंफ्यूज होता है, और ऐसे में क्या वोटर उनको वोट करेगा। लेकिन एक वोट टू वैसी, वोट टू एनडीए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 3 लाख से ज्यादा वोट
लोकसभा के चुनाव में, जहां तक मुझे याद है, मैं फिगर देखकर नहीं आया हूं, लेकिन करीब 3 लाख के आसपास वोट जो है वो ओवैसी की पार्टी को लोकसभा के चुनाव में आया था। तब भी नैरेटिव यही था कि आप मोदी को जिता रहे हैं या फिर यहां से आप यूपीए गठबंधन को जिताना चाहते हैं। तो ये एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फौरी थ्रेट तो है ही, ये एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है जिसकी तरफ मुझे लगता है कि आरजेडी का ध्यान गया होगा। लालू यादव एक मजे हुए राजनेता है और लालू यादव अभी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लालू यादव ही है, वो राजनीति को समझते हैं, मुझे लगता है उनके दिमाग में होगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो हुई ओवैसी के राजनीति की बात। अब आपको एक पर्सनल वाकया भी सुनाते चले। सुकेश, वाकया कुछ यूं था कि 2015 का चुनाव किशनगंज में कैंपेन कर रहे थे और ओवैसी को हमने एक कैंपेन ट्रेल के लिए पकड़ा, उनके साथ चले और जहां जहां गए किशनगंज के इलाके में, मैं आपसे क्या कहूं, इतनी भीड़ किसी एक नेता के लिए मैंने नहीं देखा था उस इलाके में। जिधर भी वो बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। हजारों की भीड़, और वैसी भीड़ शायद लालू यादव को मिलती है उन इलाकों में, जो भीड़ उससे भी बेहतर कह लीजिए, ऐसी भीड़ हमने उस इलाके में देखी। ये किशनगंज का इलाका जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, 70% के आसपास लोग कहते हैं, 65-70% के आसपास मुसलमान हैं। जब नतीजे आए तो वहां ओवैसी की पार्टी हार गई थी। अब ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने खुद वो कैंपेन ट्रेल कवर किया, मेरा फोन छूट गया था। बाद में ओवैसी ने फिर मुझे फोन किया, खोजते खोजते वापस मैं उनके दोबारा कैंपेन ट्रेल में शामिल हुआ, उनकी गाड़ी से फोन लेने के लिए। और उस क्रम में मैंने देखा कि वो भीड़ तो और ज्यादा स्वेलअप कर गई थी और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब नतीजे आए तो वहां से तो महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। तो ये क्या था? मैं आपको 2 वाक्य सुनाता हूं और उसका जवाब, आपके सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। मैं किसी और चैनल के लिए काम किया करता था। उनके संपादक एक बार बिहार गए। बिहार का आम मूड में 2010 की बात बता रहा हूं, तो ऐसा लगता था ग्राउंड पे कि नीतीश कुमार की हवा चल रही है, लालू यादव जीतने वाले नहीं हैं। वो संपादक गए, एक दिन वो लालू यादव के साथ घूमे और उन्होंने आने के बाद मुझसे पूछा कि तुम्हारे असेसमेंट की वजह क्या है। मैं पूरे दिन लालू प्रसाद यादव के साथ था, हवाई दौरे पे भी था, रोड पे भी था। इतनी भीड़ है, इतने लोग से कनेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं भी मैंने भीड़ कम नहीं देखी। वही जुनून देखा लालू यादव के लिए जो पुराना जुनून था कि तुम्हारी रीडिंग गलत लगती है। दूसरा वाकया सुनिए। जब तेजस्वी यादव, लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी यादव के पास कमान आई और इसी इलाके में, इसी सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव पहुंचे। उस समय वो विधायक भी नहीं थे, 25 साल से थोड़े ज्यादा के होंगे। जो भीड़ वहां पे दिखाई दी वो मैसिव थी। मैसिव इज द वर्ड, मैसिव भीड़। जो वहां के स्थानीय नेता थे उनका कहना था कि ऐसी भीड़ हमने लालू यादव की सभाओं में भी देखी नहीं है। भीड़ जो है वो सीधे सीधे वोट में ट्रांसलेट करे ये जरूरी नहीं है। ये जो न्यू फाउंड लव फॉर ओवैसी है, मैंने कहा मतलब ओरेटरी स्किल के माहिर हैं वो, उसी समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से, तो सीधा कनेक्ट है उनका। उनको पार्लियामेंट में लोग बोलते हुए सुनते हैं, बहुत हाजिर जवाब हैं, बहुत तर्क के साथ बात करते हैं और मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं। तो सुनने उनको पिछली बार भी लोग आ रहे थे लेकिन वोट नहीं मिला। पर क्या आपका असेसमेंट यही है इस बार के लिए भी? नहीं, मैं वोट नहीं मिलेगा, सुनने लोग आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इस बार उनका क्या होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में हाँ कम से कम एक सीट पे जहां पे उनका खासा असर दिखता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा मुझे मालूम नहीं। नहीं, वहां तो सीट जीत गए वो। जी बाद नहीं, में जब बाई इलेक्शन, आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप बाई इलेक्शन जीत गए और खाता खुल चुका उनका बिल्कुल। बिहार में। बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन की बात थी वो। जब सीधी लड़ाई होती है तो क्या ये वोट ट्रांसलेट कर पाएगा? अभी कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चीज है। आप बीजेपी को देखें, जहां उसका इनरोड्स नहीं था, पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए आप, बीजेपी काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन एक कंसिस्टेंसी थी। पैन इंडिया पार्टी एक ही पार्टी थी, बड़ी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी थी। वो श्रिंक करती गई, वो श्रिंक करती गई।
और बीजेपी का विस्तार होता गया, क्योंकि कंसिस्टेंट अप्रोच था। बीजेपी की लीडरशिप चाहे जो भी रही हो, एक संघ का भी आइडिया था कि हमको काऊ बेल्ट की पार्टी बन के नहीं रहना है। जब तक आप पैन इंडिया की पार्टी नहीं बनोगे तब तक आप अपने दम पे मेजॉरिटी में नहीं आ सकते हो। और ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसको सभी दलों को अपनाना चाहिए, और जो कम से कम प्रदेश की पार्टियां हैं तो पूरे प्रदेश की पार्टी वो बने। मुझे लगता है कि वहां से उन्होंने इनरोड बनाना शुरू किया है, और इसलिए मैं कहता हूं कि फौरी तौर पे हो सकता है कि इस बार भी उनको सुनने आए, इस बार उनकी वोट प्रतिशत कुछ बढ़ जाए, सीटें उनको न मिले, लेकिन वो एक इनरोड बनाने की दिशा में वहां काम कर रहे हैं। कह दिया बात, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सीटें ना आए, फायदा तो सीधे एनडीए को हो रहा हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, तो वोट जब तक से ही हो जाएगा। तो जो बार बार आप कह रहे हैं कि माथे पे लकीरें हैं चिंता की, वो चिंता की लकीरें इसलिए है कि वोट प्रतिशत बढ़ना नहीं चाहिए। पिछली बार का बढ़ेगा, मतलब जिस तरीके से वो लगे हुए हैं, तो अगर ये बात लोगों में नहीं गई, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, उनके गठबंधन के लोग ये कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए कि वोट टू हिम इज ए वोट फॉर बीजेपी, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं तब तो आप देखिए, वोटर के मानस को आज की तारीख में पढ़ना बहुत मुश्किल है, और सीधा कनेक्ट बहुत फायदेमंद होता है। ये कई केसेस में देखा जा चुका है, इसीलिए वो एक थ्रेट के तौर पे है। इस बार क्या उनका प्रदर्शन होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो चुकी है। अगर उनको इस तरीके से ग्राउंड दिया गया तो वो आगे भी खेल सकते हैं और फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात सुकेश कह गए कि वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, यानी कि पिछली बार जितनी वोट्स उनको आए थे उससे ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ये मेरा वो इसलिए भी है संजीव, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको, कि पिछली बार वो 50 सीटों पे नहीं लड़े थे। जब आप ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे तो वोट भी ज्यादा आएंगे, आपको प्रतिशत भी ज्यादा होगा। जो उनकी मारक क्षमता है वो इस बार ज्यादा हो सकती है, और ऐसे में ओवैसी फैक्टर क्या काम करेगा। देखिए, ओवैसी चुनाव जीत जाएंगे, ओवैसी सरकार में होंगे, ये सब उम्मीद कम से कम 2020 में करना बहुत मुश्किल है फिलहाल। लेकिन अगर उनका वोट परसेंटेज बढ़ता है और आरजेडी के खेमे में चिंता की रेखाएं हैं, तो एनडीए में क्या हो रहा है समझना वो भी पड़ेगा। क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ने से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो उन 50 सीटों पर जहां लगभग हारे हैं सब के सब एनडीए वाले। पिछली बार जो आंकड़ा कहता है 50 में से 32 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी, और 32 सीट महागठबंधन के खाते में आया था। तो ऐसे में सुकेश ये बताइए कि अब ये जो 32 सीटें हैं जहां अभी जीते हुए हैं महागठबंधन के लोग, और मैं इन 50 सीटों की जब बात कर रहा हूं तो उसी सीमांचल की सीट की बात कर रहा हूं जहां वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो पटना नहीं आते हैं, वो सीधे सीमांचल पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये कि एनडीए को, बीजेपी को इन इलाकों में फायदा इस बार, एक ही इलाका है जहां फायदा नहीं हो पाता है। नहीं, पिछली बार तो जो गठबंधन था, महागठबंधन, हाँ, वो हर इलाके में उसने बेहतर प्रदर्शन किया था, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि आप उसको बीट नहीं कर सकते थे। इस बार एक बात और ध्यान देने वाली है एनडीए में, आप 2019 चले जाएं, जो वो इलाका है वहां पे अधिकतर सीटें जेडीयू को दी गई थी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे अगर बीजेपी का उम्मीदवार उतरेगा और जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है तो वहां हमें एक फेयर चांस हमारा जीतने का नहीं है, और इसलिए जो ऐसी सीटें थी वो जेडीयू को दी गई कि जेडीयू नीतीश कुमार की वजह से मुस्लिमों का वोट ला सकती है। क्या आरजेडी को छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने जो दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाया है, क्या वो विधानसभा के चुनाव में भी यही नतीजे दे सकता है उनको? ये एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल का कहां बहुत ज्यादा है, इसमें तो स्पष्ट है नहीं मिलेगा उन्हें वोट। देखिए, देखिए भी आप कोशिश कर लें, भारतीय जनता पार्टी वोट टू जेडीयू विल बी अ वोट टू बीजेपी, ये हम लोग उस तरह से देखें अगर, तो ये मान के चला जाए सुकेश, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नीतीश कुमार बहुत मुस्लिम वोट्स ले लेंगे, ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा। उनको मिल सकती है कुछ छवि की वजह से, लेकिन इसके अलावा उनके मुस्लिम कैंडिडेट हर जगह जीत जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं कर। मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये छवि जो आप कह रहे हैं ना, ये आज की राजनीति की हकीकत है। ये जो एक कल्ट पॉलिटिक्स डेवलप हुई है कि ये नरेंद्र मोदी हैं। अब नरेंद्र मोदी के पीछे ये बताया गया, चाहे वो गुजरात दंगे हों, बाकी उनका जो एक पॉलिटिकल जर्नी रही है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में,
और जो सुसुप्तावस्था में उनके लोग कहते हैं, जो लोग हिंदू पढ़े हुए थे, वो नरेंद्र मोदी को देख के जागृत हो गए कि हमारा नेता आ चुका है। लालू यादव हैं, तो वो एक वर्ग के मसीहा रहे बहुत सालों तक। वो बहुत हद तक ट्रांसफर होकर नीतीश कुमार की तरफ आया। नीतीश कुमार ने अपना भी एक नीचे क्रिएट किया कि ये वोट हमारा है। तो एक कल्ट फिगर जो है वो भारतीय राजनीति की हकीकत है। वो सिर्फ बिहार में नहीं है, वो यूपी में भी है और सदर्न स्टेट्स में भी है, जो कि बहुत प्रमुखता के साथ आप देख सकते हैं। तो अपनी छवि के आधार पे कुछ वोट लेने की कोशिश होगी, और वोट उनको मिले ना मिले, वो सीटें जीते हारे, वो बात की बात है। लेकिन ये बात मुझे साफ साफ दिखती है कि जहां ऐसी सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सीटें होंगी, वो जेडीयू के खाते में जाएगी। जेडीयू ही वहां से चुनाव लड़ेगी। स्पष्ट क्या हम समझे? और एक बात मैं और खुश होगी ओवैसी के आने से, मानकर चला जाए उनके लिए ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। ये बिल्कुल सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि उनका लड़ना, वो पप्पू यादव बहुत मजबूती के साथ लड़े, बीजेपी खुश होगी, क्योंकि पप्पू यादव का प्रभाव, पप्पू यादव कोशिश बहुत कर रहे हैं। तो आरजेडी की तरफ बढ़ चले। नहीं, अभी अगर वो न भी बढ़ चले, पिछले चुनाव में नहीं बढ़ चले थे, पिछले चुनाव में वो लड़ रहे थे, तो यही जो उस इलाके के वो एक बड़े यादव नेता के तौर पे देखे जाते थे, लेकिन यादवों ने उनको वोट नहीं किया, उस तरीके से वोट नहीं किया जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा। आप बिहार की राजनीति में भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, इसको भी समझने की जरूरत है, और दर्शक इसको, श्रोता इसको सुने, दर्शक इसको समझे और एनालाइज करें कि मैं जो कह रहा हूं उसमें दम है कि नहीं। आरजेडी जैसी ट्रेडिशनली जो एमवाई कॉम्बिनेशन वाली पार्टी थी, उन्हें अब यह लगने लगा है कि ये एमवाई कॉम्बिनेशन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। अच्छा। और मैं कुछ इलाकों के बारे में व्यक्तिगत तौर पे मुझे जानकारी ये मिली है कि वहां पे जैसे कोई ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस लड़ना चाहती है, कांग्रेस को एक फेयर चांस लगता है कि हमारा अगर ब्राह्मण उम्मीदवार होगा तो ब्राह्मणों को हमें वोट देने में दिक्कत नहीं होगी, आरजेडी को वोट देने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन कई जगह आरजेडी की तरफ से इंसिस्ट किया गया है, मेरी जानकारी में वो दरभंगा मधुबनी की सीटें हैं, कि जहां से वो किसी वैश्य को लड़ाना चाहते हैं, कहीं से वो किसी ब्राह्मण को लड़ाना चाहते हैं, और उन्होंने उसके लिए होमवर्क किया है कि जब तक हम एक एक्सेप्टेबिलिटी का दायरा बढ़ाएंगे नहीं, तब बिल्कुल जो यूपी में मायावती ने किया था कि उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ा, ब्राह्मण वहां बहुत संख्या में है तो ब्राह्मणों को जोड़ा गया था। तो ये एक रियलाइजेशन अब आरजेडी में भी होने लगा है कि हमें उन जो ट्रेडिशनल वोटर्स जो पिछले 2-3 दशकों में, 2 दशकों में, 25 सालों में जो बीजेपी की तरफ चले गए हैं, उनकी तरफ एक हैंड होल्डिंग के लिए अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हैं। हमें आप पुरानी वाली आरजेडी मत समझिए। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छवि से बाहर निकल के अखिलेश यादव ने आउटरीच करने की कोशिश की थी 2012 के चुनाव में और बहुत सक्सेसफुल हुए थे, मुझे लगता है कि एक सीरियस कंसल्टेशन आरजेडी में भी चल रहा है कि आपको सर्व समाज की पार्टी बनना पड़ेगा। तो इन जो समस्याएं हैं, इनकी काट, इसको पहले कैसे रोका जाए कि हमारे मुस्लिम वोटों में बिखराव ना हो, और उन समाज के उन वर्गों को कैसे अपने साथ लाने की कोशिश की जाए, और ये बताने की कोशिश की जाए कि 15 सालों में लिप सर्विस हुआ है, आपके लिए कुछ हुआ नहीं है। तो ये एक नया प्रयोग आप आने वाली राजनीति में, आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। एक बात जो खत्म करने के पहले दर्शकों से भी करना चाहूंगा और आपसे भी पूछना चाहूंगा, सुकेश, देखिए ओवैसी आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं। अब भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह की बातें कहना, और ये अपने आप में बड़ा अटपटा है। अब उन्होंने दलितों की भी बात कहनी शुरू कर दी है, लेकिन सब जानते हैं कि वो मुस्लिम्स की बेहतरी की बात करते हैं। आप करिए, लेकिन फिर इस तरह की सियासत, ये भी अपने आप में बहुत अहम है। लेकिन तब जब आप उन्हीं 15 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं जहां से अभी रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान हैं, तो फिर मुस्लिम्स के कॉज को आप कैसे बढ़ा रहे हैं? फिर ये तो अपने आप में बहुत अजीब सा प्रश्न हो जाता है कि आप मुस्लिम के हक और हुकूक की बात करते हैं और वहां जहां रिप्रेजेंटेटिव एक मुस्लिम है वो तो हार जाएगा अगर आपकी पार्टी से कोई कद्दावर मजबूत नेतृत्व खड़ा हो जाएगा। तो फिर ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि मुसलमानों के हक की बात और मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव को हराने की भी बात? नहीं, उसकी जगह जो वो कैंडिडेट देंगे वो भी मुस्लिम होगा। हाँ, तो राजनीति में देखिए, अगर आपको उनका कैंडिडेट कैसे जीतेगा?
अगर मान लीजिए दो मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं या दोनों किसी एक समाज के खड़े हो जाएं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कैंडिडेट का चांस नहीं, ये पिछले बहुत चुनाव से तो बेहतर हो जाएगा। देखिए, ये बहुत सरलीकरण करना ठीक नहीं है कि दो मुस्लिम अगर खड़े हो जाएंगे तो एक मुसलमान हारी जाएगा या दोनों मुसलमान हारी जाएंगे। कई बार ये ऐसा हुआ है। देखिए, राजनीति में जीता गया है वो सीट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक ही कास्ट के या एक ही समुदाय के दो लोग खड़े हो गए और उनमें से एक बहुत बुरी तरीके से परास्त हो गया, दूसरा जीत गया। ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल है। आसपास की राजनीति करना ये कितना उचित है किसी राज्य में पहुंचकर? देखिए, अब ये पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करना, ये क्या बिहार की जनता को अटपटा नहीं लगेगा? देखिए, एक बड़ा सवाल है ये कि आप धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो ये तो इलेक्शन कमीशन में ऑफेंस बनता है कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत के धरातल पे बात करनी चाहिए। एक ऐसा वर्ग जो उनके साथ रिलेट करता है वो उसकी तरफ हैंड होल्डिंग के लिए हाथ बढ़ाते हैं और हो सकता है कि उनका हाथ कोई मजबूती के साथ पकड़ ले। और अलग अलग पॉकेट्स में, देश के अलग अलग पॉकेट्स में ऐसा प्रयोग उन्होंने किया है और कई जगह उनको सफलता मिली भी है। तो कोशिश उनकी इस बात की होगी। और जो आपने कहा दलितों को जोड़ने की बात, तो मुस्लिम दलित एक बड़ा पूरे देश में अगर आप देखें, और ये बहुत बार कोशिश हो चुकी है, कई बार नाकाम कोशिश भी हुई है कि मुस्लिम और दलितों को कोई एक पार्टी साथ में जोड़ ले, कि तमाम वोट जो मुस्लिम और दलित के हैं उनकी बात की जाए और हम एक बड़े दल के तौर पे उभर सकते हैं। वो बहुत सक्सेसफुल प्रयोग पैन इंडिया लेवल पे तो नहीं हो पाया। ये ट्रेडिशनल वोट जो है वो कांग्रेस कर रहा है, उसमें बिखराव हुआ है, जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने उस पर कब्जा किया है। लेकिन उनकी कोशिश ये है अलग अलग राज्यों में जाके अपनी एक पहचान बनाना। कितने सफल होंगे ये मालूम नहीं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को मात देने के लिए जो वहां की इनकम्बेंट पार्टियां हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इस लड़ाई को वो रोचक बना सकते हैं। अब देखिए, रोचक का अर्थ ये होता है कि कई जगह उलटफेर हो जाए, उनकी मौजूदगी की वजह से उलटफेर हो जाए। ओवैसी साहब बैरिस्टर है, इंग्लैंड से पढ़ करके भी आए हैं और जब भाषण देते हैं वो, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा रैबिड या फिर उस तरह का व्यक्ति जो शायद सांप्रदायिक राजनीति में बिलीव करता है। हैं वो ऐसे कतई नहीं। उनकी अंडरस्टैंडिंग राजनीति की, उनकी समझ जो है संविधान की, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। बावजूद उसके जो सियासी मुश्किलें हैं उससे वो जब दो चार होते हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको वो संबोधित करते हैं उस तरह की बातें वो करते हैं। पर बिहार की राजनीति, सुकेश, बिहार की राजनीति क्या उन्हें इस तरह से स्वीकारेगी? समाजवादियों की, लोहियावादियों की और उस तरह की राजनीति जहां पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर है पूरे देश में जीतने के बाद भी, क्या ओवैसी को वहां सफलता मिलेगी? नजरें इस पर बनी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो करने के लिए हम आपको कहेंगे ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।